वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 71 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आज इस वर्कशीट में हम ग्रेगर जॉन मेंडेल, जिन्हें हम आनुवंशिकता का जनक मानते हैं, उस वैज्ञानिक ने किस पौधे पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियम बनाए, इस बारे में जानेंगे। आनुवंशिकता क्या होती है, आपने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था। आनुवंशिकता किसे कहते हैं बच्चों? विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना आनुवंशिकता कहलाता है। जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन का होना है। जो संतति होती है, होने वाले जो जनन प्रक्रम के दौरान जीव की उत्पत्ति होती है, उसे हम संतति कहते हैं। संतति के जीवों के समान डिज़ाइन का होना, तो जो संतति होती है उनके डिज़ाइन या विकल्पना कैसी होती है? अपने जनक के समान होती है या पैदा करने वालों के समान होती है। आनुवंशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं जिनके द्वारा विभिन्न लक्षणों के पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हों। तो वो क्या बताते हैं हमें आनुवंशिकता के नियम? कि विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचते हों। लक्षणों की वंशागति के नियम, ये लक्षणों की वंशागति के जो नियम थे, ये किसने बनाए थे? ये ग्रेगर जॉन मेंडेल, जिन्हें हम आनुवंशिकता के जनक कहते हैं, उनके द्वारा नियम प्रतिपादित किए गए। उनका योगदान के बारे में पढ़ेंगे। मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति या शिशु में स्थानांतरित करते हैं। तो लैंगिक जनन के दौरान क्या होता है बच्चों? माता और पिता दोनों ही आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए, और डीएनए के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या आने वाली संतति में गुणों को स्थानांतरित किया जाता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक संतति में दो प्रकार के गुण या लक्षण आते हैं, एक पिता से और एक माता से, एक माता के डीएनए से, एक पिता के डीएनए से। तो एक संतति के पास या शिशु में दोनों ही लक्षण मौजूद होते हैं और दोनों के डीएनए से ये प्रभावित हो सकते हैं। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में दो विकल्प होते हैं। वंशागति लक्षण। अब वंशागति लक्षण क्या होते हैं? शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं। अगर आप किसी जीव की संतति को देखें तो उसमें सभी आधारभूत लक्षण अपने जनक के या माता पिता के मौजूद होते हैं, फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जनकों जैसा दिखाई नहीं पड़ता, अर्थात उसमें कुछ न कुछ भिन्नता दिखाई देती है, तथा मानव समष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। अगर हम मानव जाति की बात करें, समष्टि यानी जाति, तो अगर हम मानव जाति की बात करें तो यह विभिन्नता हमें साफ तौर पर दिखाई देती है। संतति पूर्ण रूप से अपने माता और पिता के समान नहीं होती। स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली। कर्णपाली क्या होते हैं? कान का नीचे वाला भाग, जो आपका कान होता है उसका ये वाला भाग बच्चों, ये किसी किसी का जुड़ा होता है और किसी का कैसा होता है? इस तरह अलग। तो स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त हैं। ये एक उदाहरण है कि जो शिशु होता है उसके वो पूर्ण रूप से अपने माता पिता जैसा दिखाई नहीं पड़ता, उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य पाई जाती है या दिखाई देती है।
यहाँ पर आपको ग्रेगर जॉन मेंडेल, जो आनुवंशिकता के जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, उनकी फोटो दिखाई गई है। ये हैं ग्रेगर जॉन मेंडेल। इन्होंने लंबे समय तक 20 साल तक मटर के पौधों पर अनेक प्रयोग किए। उसके बाद 3 नियमों का प्रतिपादन किया जो क्या कहलाते हैं, आनुवंशिकता के नियम कहलाते हैं। और इन्होंने मटर के पौधे ही क्यों प्रयोग किए, यहाँ पर आपको इसका कारण बताया गया है। आनुवंशिकी पर अपने कार्य के लिए मटर के पौधों के चुनाव के कारण मेंडेल ने मटर के पौधे पिज़म सैटिवम, यहाँ पर ये जो नाम लिखा हुआ है बच्चों, पिज़म सैटिवम, ये इसका बॉटेनिकल नाम है, वैज्ञानिक नाम है मटर के पौधे का, के अनेक विपर्यासी या विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। विपर्यासी या विकल्पी क्या हैं, जो एक दूसरे से विपरीत लक्षण थे, जो स्थूल रूप से दिखाई देते थे। स्थूल रूप से दिखाई देते थे यानी आसानी से देखे जा सकते हैं। मेंडेल ने मटर के पौधों का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया। क्यों किया मेंडेल ने मटर के पौधों पर ही प्रयोग क्यों किए? नंबर 1, मटर के पौधों में विपर्यासी या विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, जिनकी उन्हें प्रयोग में ज़रूरत थी। इनका जीवन काल छोटा होता है। मटर के पौधों का सामान्यतः स्वपरागण होता है। क्या होता है इनमें सामान्यतः? स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है बच्चों? किसी पुष्प के परागकोश के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना। तो इनमें क्या होता है? स्वपरागण होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से परपरागण भी कराया जा सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न होते हैं। एक ही पीढ़ी में कितने बीज होते हैं? अनेक बीज होते हैं, जिनसे नए पौधे उगाकर प्रयोग किया जा सकता है। इन्हीं कारणों के कारण ग्रेगर जॉन मेंडेल ने मटर के पौधे को चुना। यहाँ पर आपको मटर के पौधों में पाए जाने वाले 7 विपर्यासी या विकल्पी जो गुण हैं वो दिखाए हैं, जिस पर ग्रेगर जॉन मेंडेल ने अनेक प्रयोग किए। एक लंबे समय तक प्रयोग करने के बाद उसने अपने नियम का प्रतिपादन किया, जिन्हें हम आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। यहाँ पर 7 गुण दिखाए गए हैं, उसमें कौन सा गुण पीढ़ी में प्रभावी रहता है ये भी आपको बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लक्षण लिखे हुए हैं और यहाँ पर प्रभावी, विशेषक और अप्रभावी दोनों गुण एक शिशु या संतति में उपस्थित होते हैं, मगर जो प्रभावी होता है वो हमें दिखाई देता है संतति में। बीजों का आकार, तो बीजों का आकार 2 तरह का था, गोल थे और झुर्रीदार थे। यहाँ पर गोल जो गुण है, बीज गोल होते हैं, ये प्रभावी है, इसलिए अधिकतर मटर के जो पौधे होते हैं उनके बीज का आकार गोल होता है। बीज का रंग पीला भी हो सकता है और हरा भी हो सकता है। यहाँ पर प्रभावी कौन सा है? पीला रंग। तो मटर के दानों का रंग कैसा होता है? पीला। फूल का रंग, फूल भी 2 तरह के होते हैं, बैंगनी और सफ़ेद। यहाँ पर बैंगनी रंग का फूल जो है वो प्रभावी लक्षण है। फूल की स्थिति अक्षीय, यानी इस तरह पत्ती के अक्ष में फल लगा हो तो उसे अक्षीय कहते हैं। अंत्य, यहाँ पर ये पत्तियों के अंत पे अगर फल लगा हो यहाँ पर ये फल, तो इसे हम क्या कहते हैं? अंत्य। इसके अलावा फलिकाकार और फली का रंग और पौधे की ऊंचाई, इन 3 लक्षणों को उन्होंने ध्यान में रखा। फली का रंग कैसा हो सकता है? एक फली फूली हुई या चिकनी हो सकती है, दूसरी सिकुड़ी हुई हो सकती है। तो फली का आकार कैसा प्रभावी हुआ? फूली हुई। फली का रंग हरा या पीला हो सकता है, इसमें हरा रंग, हरे रंग की फली प्रभावी लक्षण है। पौधे की ऊंचाई, कुछ पौधे लंबे होते हैं और कुछ बौने पौधे होते हैं, इसमें लंबा जो लक्षण है वो प्रभावी है। इन्हीं पर उसने ग्रेगर जॉन मेंडेल ने प्रयोग किए और नियमों का प्रतिपादन किया। अगली वर्कशीट में आप इसके नियम पढ़ेंगे। अब हम अभ्यास कर लेते हैं। आनुवंशिकता को परिभाषित करें। बच्चों, पिछली वर्कशीट में भी आपने आनुवंशिकता की परिभाषा पढ़ी थी। विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचना आनुवंशिकता कहलाता है। यहाँ पर ये परिभाषा लिखी हुई है, आपको 1 लाइन की परिभाषा लिखनी है।
तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचना या वंशागत होना आनुवंशिकता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है मेंडेल ने किस पौधे पर प्रयोग किए। तो मेंडेल ने बच्चों किस पौधे पर प्रयोग किए, अभी अभी आपने वर्कशीट से में देखा मेंडेल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, बी मटर। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम लिखिए। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, पिजम सैटिवम। तो यहाँ पर आप पौधे का वैज्ञानिक नाम लिख देंगे, पिजम सैटिवम। ये नाम आपकी वर्कशीट में लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी देखकर लिख सकते हैं, पिजम सैटिवम। यहाँ पर आपकी स्पेलिंग में यू आएगा, ये यू आएगा, यू। तो पिजम सैटिवम ये वैज्ञानिक नाम है जो वर्कशीट में लिखा हुआ है। मानव समष्टि में पाए जाने वाले 2 परिवर्तों के नाम बताइए। तो 2 परिवर्त आपके लिखे हुए हैं, स्वतंत्र कर्णपाली और जुड़ी हुई कर्णपाली। तो आप इनके नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 नाम दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है 2 परिवर्त के नाम लिखिए। तो ये है आंसर 4। स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले 2 परिवर्त हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कारण बताइए क्यों मेंडेल ने मटर के पौधों को अपने प्रयोगों के लिए चुना। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या है, आपके सभी कारण दिए हुए हैं कि मेंडेल ने मटर के पौधे का चुनाव अपने प्रयोगों के लिए क्यों किया। तो यहाँ से आप आंसर 5 लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।